वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रोज की तरह सुबह सुबह जब आप जागे तो आपने पाया कि दुनिया कमोवेश वैसी ही है जैसा उसे छोड़कर आप पिछली रात सोए थे। आप स्वयं आप ही थे। जिस कमरे में आप सोए थे वह वैसा ही था। इतिहास हमेशा की तरह अपरिवर्तित था तथा भविष्य सदा की तरह अज्ञेय। दूसरे शब्दों में यथार्थ को आपने सोने के पहले जैसे छोड़ा था वह कमोवेश वैसा ही था। यहाँ प्रश्न उठता है कि यथार्थ से हमारा अभिप्राय क्या है, यह आदर्श से कितना पृथक है तथा उसके साथ इसका क्या संबंध है। पैरा समग्रतः यथार्थ तथा आदर्श दोनों के कई संदर्भ तथा कई आयाम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समानांतर रेखा की भांति वे एक दूसरे से निरपेक्ष एवं स्वतंत्र हैं। यदि हमारा जीवन उनके यथार्थ ज्ञान से अनुपूरित नहीं है तो वह आदर्शों का निर्माण नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में जिसके पास यथार्थ का आकार नहीं वह मृत शरीर की तरह है और जिसके पास यथार्थ का शरीर नहीं वह आदर्श भटकी हुई आत्मा मात्र होकर रह जाती है। वे एक दूसरे के सर्वथा अनुरूप नहीं होते हुए भी एक दूसरे की पुष्टि तो अवश्य करते हैं। पैरा सभ्यता के विकास क्रम के कुछ संदर्भों में उनमें कोई विशेष अंतर नहीं रहने दिया गया है। एक युग का आदर्श दूसरे युग के यथार्थ में रूपांतरित हो जाता है। वस्तुतः आदर्शों को यथार्थ बनाते बनाते ही हमारी सभ्यता का विकास हुआ है और प्रत्येक नए युग की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जहां हमने पिछले युग को छोड़ा था। इसीलिए प्रत्येक युग आदर्श तथा यथार्थ के इस अन्योन्याश्रित संबंधों को पहचानता है। इन अर्थों में यथार्थ को जब आदर्श का आकार प्राप्त होता है अथवा पुष्टि मिलती है तभी हमारा सृजनात्मक विकास संभव हो पाता है। अन्यथा पतनोन्मुख अंधकार के समय में वायवीय और निष्प्राण हो चले आदर्शों का महाशून्य समाज के लोगों को केवल भ्रमित करते ही प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर विषम यथार्थ की उबड़ खाबड़ पगडंडियाँ हमारी पदचाल को धीमा करती रहती हैं। जीवन की गतिशीलता के लिए क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों आवश्यक हैं। प्रत्येक प्रतिक्रिया स्वयं में तीव्र तथा एकांगी होती है। उसे भूत और भविष्य की एक कल्पना से संचालित न किया जाए तो वह विकास का स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाती। वहीं इस गति का कोई लक्ष्य न हो तो विकास से निरापद हो जाता है। विकास चाहे व्यक्ति का हो या पूरी सभ्यता का, उनके लक्ष्य अथवा उद्देश्य ही आदर्शों का स्वरूप ग्रहण करते हैं तथा देश काल की उर्वर भूमि पर ही यथार्थ का आकार ग्रहण करते हैं। आदर्श का सत्य जहाँ निरपेक्ष होता है वहीं यथार्थ को सदैव सापेक्ष धरातल की आवश्यकता होती है। आदर्श अपनी यथार्थ की परिधि में आ जाता है। पैरा ऐसे में मन में कुछ प्रश्नों का उठना लाजिमी है। मसलन ऐसे कौन से लक्षण हैं जो भारत में कृषि के जीवन निर्वाह के समक्ष स्रोत न रह जाने की पुष्टि करते हैं। क्या कृषि की यह दशा भारत में ही है
क्या सभी कृषकों की ऐसी ही स्थिति है या इनमें भी छोटे बड़े कृषक, जमींदार, रैयत व मजदूर की स्थिति अलग अलग है? जब कुछ बड़े किसान आज भी कृषि से लाखों कमा रहे हैं तो बाकियों के लिए यह दुखदाई साधन क्यों है? कृषि का जीवन निर्वाह का स्रोत न रह जाना क्या वर्तमान की स्थितियों का परिणाम है या कृषि की नियति हमेशा से ही ऐसी रही है? मूल प्रश्न यह है कि कृषि की स्थिति ऐसी क्यों है? क्यों कृषि प्राणदायिनी से मौत का औजार बन गई है? क्यों आज किसान को सोचते हुए वही स्मृति आती है जो प्रेमचंद्र ने होरी का वर्णन करते हुए लिखी थी? क्यों पढ़ लिख जाने को किसानी से दूर जाने का पर्याय माना जाता है? और अंततः कृषि की यह स्थिति कब व कैसे सुधरेगी? इन प्रश्नों की तह तक जाकर ही हम इस मुद्दे की मूल ज़रूरत के साथ न्याय कर पाएंगे। पैरा निश्चित तौर पर कृषक वर्ग में एक समूह ऐसा भी है जो किसानी के माध्यम से ऐशो आराम का जीवन जी रहा है तथा जिसके लिए कृषि जीवन निर्वाह का साधन होने के बजाय एक व्यवसाय है, परंतु ऐसे लोग अपवाद की संख्या में ही हैं। अधिकांश लोगों के लिए कृषि अस्तित्व का ही प्रश्न बनी हुई है। अवसाद स्वरूप जो लोग कृषि के माध्यम से सम्मानीय व आर्थिक रूप से लाभप्रद जीवन जी रहे हैं वे उस समूह से संबंधित हैं जो या तो कर बचाने के लिए कृषक का लबादा ओढ़े हुए हैं या वे जिनके लिए कृषि मात्र एक अल्पकालिक पेशा है। भूमि का बड़ा स्वामित्वधारी कृषक वर्ग जो विभिन्न योजनाओं व उपकरणों का बेहतर प्रयोग कर पा रहा है के लिए ही कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत बनी हुई है। समाप्त।